तो भाई शुरू करेंगे चैप्टर 1। देखिए भाई, सही आ रहा क्या लिखा हुआ? का नाम है बेटे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ये चैप्टर हमारी फर्स्ट यूनिट का पार्ट है। फर्स्ट यूनिट जिसका नाम क्या है बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is that unit in which we study about charge at rest। जब चार्ज रेस्ट पर रखा हो उस टाइम पे चार्ज कौन कौन सी अपनी प्रॉपर्टी शो करता है उसके बारे में हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ना होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में टोटल हमारे कितने चैप्टर हैं बेटे? 2 चैप्टर हैं, जिसमें से हम पहला चैप्टर आज शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज की। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द एसेंशियल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिक चार्ज इज एसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। मैटर की एसेंशियल प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी सब्सटेंस इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फोर्स को फील कर सकता है या फिर ये खुद एग्जर्ट करता है इलेक्ट्रिक फोर्स। कहने की बात यह है, मान लो हमारे पास में यहाँ कोई पॉजिटिव चार्ज ऑब्जेक्ट रखा है, इसके पास में हम किसी अनदर चार्ज बॉडी को लेकर आए तो ये क्या करेगा? उसको या तो अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ या फिर उसको क्या करेगा? अपने से दूर कर देगा, रिपेल कर देगा। यहाँ 2 तरह के इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो सकते हैं। पहला होता है बेटे अट्रैक्शन का और दूसरा होता है रिपल्शन का। अट्रैक्शन कब होगा? जब 2 अपोजिट चार्ज बॉडी को एक दूसरे के हम पास लेकर आएंगे तब उन दोनों के बीच में क्या होता है? अट्रैक्शन हो सकता है। या फिर एक चार्ज बॉडी हो, एक अनचार्ज बॉडी हो, तब भी उनके बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन रिपल्शन केवल और केवल तभी होगा जब दोनों बॉडीज पर कैसा होगा? सिमिलर चार्ज होगा। अपोजिट चार्ज या फिर अनचार्ज और चार्ज बॉडी के बीच में अट्रैक्शन हो सकता है। यानी अगर हमें किसी बॉडी पर पता करना है चार्ज है या नहीं है तो वहां हम किससे पता कर सकते हैं? केवल और केवल रिपल्शन से पता कर सकते हैं। अट्रैक्शन से चार्ज होने का पता नहीं चलेगा क्योंकि चार्ज बॉडी क्या करती है? अनचार्ज बॉडी को भी अपनी तरफ को अट्रैक्ट कर सकती है। ठीक है। दूसरे टाइम पे हमारा टॉपिक जो आ जाता है वो आ जाता है बेटे मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड ऑफ चार्जिंग 3 मेथड है। पहला बाय फ्रिक्शन, दूसरा कंडक्शन एंड थर्ड वन इज इंडक्शन। फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। देखो फ्रिक्शन में क्या होगा? कोई भी 2 ऑब्जेक्ट लेंगे, 2 ऑब्जेक्ट लेने के बाद में आपस में से रब करेंगे तो रब करने से क्या होता है? एक ऑब्जेक्ट से इलेक्ट्रॉन निकल के किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पर चले जाते हैं। रब करने से जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन जब जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपने साथ साथ अपना चार्ज भी लेकर के जाएगा। एटॉमिक स्ट्रक्चर में तुमने चैप्टर में पढ़ा होगा कि हर एटम के अंदर 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। एक होता है बेटे इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। ये जो इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन होते हैं इन दोनों के ऊपर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है बेटे? निगेटिव चार्ज होता है। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। में प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये जो न्यूट्रॉन भाई साहब है ये कैसे होते हैं? ये अपने नाम के जैसे न्यूट्रल ही होते हैं, इनके पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं होता। सबसे पहले पॉजिटिव और नेगेटिव की जो अवधारणा आई थी, जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज नाम दिया था और इसके पीछे कोई ऐसी कोई खास थ्योरी नहीं थी कि भाई इसे पॉजिटिव करना, इसे नेगेटिव करना। सिंपली ये कह देता है क्योंकि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव जब दोनों एक दूसरे के पास लाए जाते हैं तो दोनों एक दूसरे के प्रभाव को क्या कर देते हैं? नलिफाई कर देते हैं। मान लो किसी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दोनों इक्वल क्वांटिटी में है तो हम उसे क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे न्यूट्रली चार्ज, क्योंकि उसके ऊपर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम किसी एटम की बात करें, एटम कैसे होते हैं? एटम न्यूट्रल होते हैं। जैसे सोडियम का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11 एटॉमिक नंबर का मतलब है कि इसके पास 11 ही इलेक्ट्रॉन है और 11 ही प्रोटॉन है। लेकिन अगर हम सोडियम आयन की बात करें तो सोडियम आयन के ऊपर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। कारण क्या है पॉजिटिव चार्ज होने का? होता क्या है? इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन चला गया। अभी शुरुआत में 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? नलिफाई कर रहे थे। लेकिन अब क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन जब इससे निकलेगा, क्यों निकलता है एक इलेक्ट्रॉन? हमें पता है। जब मान लो 11 को हम क्या करते हैं? 2 8 1, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इसका सिंपल सा फंडा ये है, ये इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा। कारण क्या है? अपनी आउटर मोस्ट शेल को इसको
क्या करना, सेटिस्फाई करना है। वो सेटिस्फाई करने का एक ही तरीका, आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8। इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, लेकिन प्रोटॉन अभी भी इसके पास कितने हैं, 11 ही है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन ताकत लगा के क्या करेंगे, 11 प्रोटॉन में से 10 प्रोटॉन की तो नलीफाई कर देंगे, बचेगा एक प्रोटॉन। वही एक प्रोटॉन इसके ऊपर कैसे चार्ज की फॉर्म में दिखाई देगा, पॉजिटिव चार्ज की फॉर्म में दिखाई देगा। यहाँ से एक कंसेप्ट तो पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आता है। तो बात क्लियर होगी, इलेक्ट्रॉन के जाने से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है बॉडी के ऊपर। एक और एग्जांपल से हम समझ के चले, मान लो हमारे पास क्लोरीन का एटम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 17। जब हम इसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं तो आता है 287। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है, एक की। अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन बाहर से कहीं से मिल जाए तो सिंपली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 18। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने बचेंगे, 17। जब तक हम बात कर रहे हैं क्लोरीन एटम की, तब तक इसके पास 17 ही प्रोटॉन है, 17 ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इन भाई साहब ने एक इलेक्ट्रॉन अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के चक्कर में लालच में आके बाहर से एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया। जैसे ही वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आया इसके पास, अभी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 18। लेकिन प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 17। ये 17 प्रोटॉन 17 इलेक्ट्रॉन को नलिफाई करेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज इस बॉडी के ऊपर दिखाई देगा, वो एक्सेस में आया हुआ है। वही चार्ज इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, Cl नेगेटिव में। अब यहां से एक बात और पता चल गई, क्या कि अगर इलेक्ट्रॉन आ जाए तो बॉडी पर चार्ज कैसा आ जाता है, नेगेटिव। यानी इलेक्ट्रॉन का आना नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन का जाना पॉजिटिव चार्ज। ये बात तो हमें पता लग गई। जब हम बात कर रहे थे यहाँ फ्रिक्शन की, मेथड ऑफ चार्जिंग में, तो ये जो फ्रिक्शन हो रहा है, इस फ्रिक्शन की वजह से क्या हो रहा है, जो बाहर के आउटरमोस्ट शेल के कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वे छिटक के एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर चले जाते हैं। मुद्दे की बात यह है, जितने इलेक्ट्रॉन एक से निकले उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरे के ऊपर जाएंगे। सिंपल सी बात है। अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात कर रहे हैं तो एक से जितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन दूसरे पर जा रहे हैं, तो दोनों के ऊपर जो चार्ज की क्वांटिटी होगी वो तो क्या होगी, सेम। लेकिन होगी दोनों एक दूसरे से अपोजिट, क्योंकि जिससे जा रहे हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और जिस पर आ रहे हैं उसके ऊपर कैसा चार्ज आया, नेगेटिव। तो चार्ज दोनों पर इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट प्रकृति का होगा, ठीक है, अपोजिट नेचर का होगा। ये बात क्लियर होगी। तो फ्रिक्शन का चार्जिंग का मेथड बहुत ही इजी सा है। दोनों ऑब्जेक्ट को आपस में जब करो, एक से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे दूसरे पर चले जाएंगे, जितने जाएंगे उतना ही चार्ज दूसरी बॉडी पर आ जाएगा। बाद में दूसरा पढ़ना कंडक्शन। चार्ज की एक और खास प्रॉपर्टी होती है, अगर एक चार्ज बॉडी को अनचार्ज बॉडी के साथ में हम टच करा दें, एक चार्ज बॉडी है, एक अनचार्ज बॉडी है, दोनों बॉडी को आपस में टच करा जाए तो चार्ज क्या करेगा, एक चार्ज बॉडी से निकल के अनचार्ज बॉडी पर जाना शुरू करेगा और तब तक जाता रहेगा जब तक दोनों पर चार्ज इक्वल नहीं हो जाता। एग्जांपल के तौर पर ये हमारे पास में कोई बॉडी है, इसके ऊपर क्यू कूलम्ब चार्ज है, एक अनचार्ज बॉडी है, ये हमने क्या किया, यहाँ इन दोनों के बीच में कंडक्शन वायर लगा दिया। जैसे ही इसको अनचार्ज बॉडी को हम चार्ज बॉडी से टच कराएंगे तो यहाँ से चार्ज निकलना शुरू होगा, कहाँ आएगा, इस अनचार्ज बॉडी पर आएगा। किसकी वजह से आ रहा, इस कंडक्टिंग वायर की वजह से आ रहा। तो ये जो प्रोसेस है, मेथड है, ये क्या कहलाता है, कंडक्शन कहलाता है। तो चार्ज यहाँ कितना बचेगा, Q/2, यहाँ भी कितना हो जाएगा, Q/2। कंडीशन यह है कि ये दोनों स्फीयर कैसे होने चाहिए, सेम मटेरियल के सेम साइज के होने चाहिए, तो दोनों के ऊपर इक्वली चार्ज अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तीसरा और जो फाइनल तरीका वो है हमारे पास इंडक्शन, बिना टच कराए यहाँ पर चार्ज आएगा। अच्छा यहाँ की बात करें तो यहाँ अगर प्लस का चार्ज था तो यहाँ भी कैसा आएगा बेटे, प्लस। अगर यहाँ नेगेटिव होता तो यहाँ भी कैसा था, नेगेटिव। यानी सिंपल सी बात यह है, कंडक्शन के अंदर दोनों के ऊपर चार्ज जो आएगा वो सिमिलर होगा, इक्वल क्वांटिटी में होगा। फ्रिक्शन में चार्ज दोनों के ऊपर इक्वल क्वांटिटी में होगा, लेकिन अपोजिट प्रॉपर्टी का होगा। बात करते हैं इंडक्शन की। ये मान लो हमारे पास में एक अनचार्ज बॉडी है और इसके पास हम एक चार्ज रोड ले आए, इसके ऊपर कैसा चार्ज है बेटे, पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, हर ऑब्जेक्ट एटम का बना हुआ है, इसका मतलब सभी के अंदर कहीं ना कहीं चार्ज होता ही है। तो इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा इस पॉजिटिव चार्ज से और इस सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। वहीं पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव की वजह से क्या हो जाएगा, रिपेल हो जाएगा, जो कि यहाँ इस सरफेस पर आकर इकट्ठा हो जाएगा। इस रोड को इसी पोजीशन में रखते हुए अगर मैं इसका कनेक्शन अर्थ के साथ कर दूं, तो अर्थ की भी एक क्वांटिटी होती है, क्वालिटी होती है कि अर्थ क्या करती है, इसको चाहे कितना भी चार्ज दे दो, सब चार्ज को अपने अंदर खींच लेती है। जैसे ही इस चार्ज बॉडी को मैंने इसके साथ में कॉन्टेक्ट में लेकर आया तो ये पॉजिटिव चार्ज निकल के कहाँ चला जाएगा, अर्थ में, ठीक है। उसके बाद यहां से कनेक्शन कट किया और इस रोड को यहां से ले गए, तो जब ले जाएंगे तो नेक्स्ट जो सिनेरियो हमें दिखाई देगा, इस बॉडी के ऊपर नेगेटिव चार्ज हमें यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड दिखाई देगा। किस कंडीशन में, जब ये पॉजिटिव चार्ज वाली यहाँ से चली गई। चार्ज कैसे इंड्यूस हुआ, अपोजिट,
पॉजिटिव रोड लेकर आए थे, कैसा आ गया, नेगेटिव। लेकिन क्वालिटी तो पता लग गई, क्वांटिटी कितनी होगी ये यहाँ पर डिफाइनेबल नहीं है। क्यों नहीं है? हो सकता है कम हो सकता है इक्वल। मोस्ट ऑफ द चांस यही होते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज इंड्यूस होता है वो उस चार्ज बॉडी से, जो हम चार्ज बॉडीज के पास लेकर आए थे, उससे तो कम ही होगा। ठीक है, प्रैक्टिकली तो यही देखा जाता है। बात समझ में आ गई? यहाँ तक क्लियर है? चलें इसके बाद में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेटे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का सिंपल सा फंडा ये है, आसान भाषा में समझ लो, रिवीजन ही चल रहा आपको, कि भाई अगर किसी बॉडी पर हमने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन आने से और इलेक्ट्रॉन के जाने से, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो पॉजिटिव चार्ज। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो पूरा ही जाएगा भाई, एक जाएगा, दो जाएंगे, तीन जाएंगे, 10 जाएंगे, 20 जाएंगे, 10,000 जाएंगे। ऐसे तो नहीं जा सकता कि 3.5 इलेक्ट्रॉन का मन कर रहा डोलते हुए चले गए। ये पॉसिबल है क्या? ऐसा पॉसिबल नहीं है। सिंपल फंडा क्या है, इलेक्ट्रॉन जाते हैं 1, 2 या 3 ऐसी फॉर्म में, यानी पॉजिटिव इंटीग्रल के मल्टीपल की फॉर्म में ही जाएंगे। यानी अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट पर क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकाल रहा हूं, जिसको हम डिनोट करते हैं Q से, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इंटीग्रल मल्टीपल की फॉर्म में ही जाएगा, जहां से हमें फॉर्मूला मिल जाता है Q इक्वल टू NE। ये किसी भी ऑब्जेक्ट पर चार्ज की क्वांटिटी को मेजर कर सकता है। बस हमें क्या पता होना चाहिए, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। लाइक जैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉन के अगर हम चार्ज की बात करें तो हमें पता होगा ये कितना होता है, -1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। एंड प्रोटॉन के अगर हम चार्ज की बात करें तो सिमिलर क्वांटिटी में लेकिन अपोजिट साइड का 1.6 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। कूलम इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, अब यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों चार्ज हमारे पास आ गए। अगर हमें पता लग गया कि किसी बॉडी के ऊपर 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और हमें क्या निकालनी, क्वांटिटी ऑफ चार्ज निकालनी, तो यहाँ हम सिंपल सीधी क्या करेंगे, Q इक्वल टू 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल टू 8.0 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻19 कूलम। दैट इज द क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन द ऑब्जेक्ट व्हिच हैव 5 इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस। जिसके पास 5 इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है, फालतू है, उसके पास इतना चार्ज होगा। ठीक है, समझ आ गई? चले आगे। चलो, चार्ज की प्रॉपर्टी की हमने बात कर ही ली है। चार्ज क्या करता है, सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, इससे ज्यादा हमने ना सीधा अपना कूलम लॉ की बात करता है। कूलम लॉ में क्या है, कूलम ने एक हमें पता लग गया कि दो सिमिलर चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, फोर्स लगाते हैं रिपल्सिव, और दो अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, फोर्स लगता है अट्रैक्शन का। उस फोर्स की क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कूलम ने एक लॉ दिया, जिसको हम कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज या कूलम लॉ फोर्स के नाम से जानते हैं। अब कैसे निकालते हैं, मान लो हमारे पास में दो पॉइंट चार्ज बॉडीज हैं। यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q1 और यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज है Q2, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, R है। सपोज R है और दोनों वैक्यूम में रखे हैं, कहाँ रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं। तब इन दोनों चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, दैट फोर्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्वांटिटी ऑफ बोथ चार्जेस। दोनों चार्जेस की क्वांटिटी के मल्टीप्लिकेशन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस। कितनी डिस्टेंस ली थी, इसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। जब हम दोनों इक्वेशंस को आपस में मिलाते हैं तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। व्हेनेवर भी, जब भी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं, यहां से क्या आ जाता है, एक कांस्टेंट आता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दैट इज F इज इक्वल टू K Q1 Q2 upon R square, where K is a constant which is called electrostatic constant। इसकी जो वैल्यू होती है K की, ये वैल्यू होती है बेटे K is equal to 9 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power 9। सेम वैल्यू एक और कांस्टेंट की होती है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
विल बी 9 into 10 to the power 9। तो नॉर्मली हम इक्वेशन में जिसका यूज करते हैं वो कहते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देन फोर्स विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर प्लैंक्स लॉ। ठीक है, अब यहाँ पे एक और कांस्टेंट आया एप्सिलॉन नॉट, वेयर एप्सिलॉन नॉट इज ए कांस्टेंट which is called permittivity, है ना, परमिटिविटी होती है ना, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। किसकी है? वैक्यूम की। अगर हम इसी चार्ज को वैक्यूम से उठा के कहीं और ले जाएं, किसी और मीडियम में ले जाएं, ठीक है, तो वहां पर जो हो जाएगा, वहां एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटे? इफ बोथ चार्जेस are placed in another medium, then f dash will be 1/4 pi epsilon into Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। एप्सिलॉन क्या हो जाएगी बेटे? मीडियम की हो जाएगी। इसको अगर मैं कह दूं इक्वेशन नंबर 1 और इसको कह दूं इक्वेशन नंबर 2 और डिवाइड कर दूं किसको? 2 को डिवाइड करते 1 से, तो क्या हो जाएगा हमारे पास आ जाएगा एफ डैश अपॉन एफ। देखो 1/4 पाई से 1/4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल हो जाएगा, R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ये एप्सिलॉन ऊपर नीचे आ जाएगा और एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा बेटे? ऊपर चला जाएगा। ऐसा ही होगा ना। हमने क्या किया? नहीं चलो हम क्या करते हैं, एफ डैश से डिवाइड कर देते हैं, तो ये एप्सिलॉन चला जाएगा ऊपर और एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा नीचे। ठीक है, यहाँ पे ये जो रेशो आया है एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट का, इसको हम डिनोट करते हैं के से। किससे डिनोट करते हैं? के से। दिस के इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये क्या होता है? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। यानी एप्सिलॉन की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट इनटू के। यहां तक के फंडे समझ में आए? ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है भाई? समझ में आ रहा ना यहाँ तक का? चलो